श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चलिए, तो अपन क्या कर रहे थे भाई? अपन जो है 10वीं परीक्षा विषय पढ़ रहे थे। 10वीं परीक्षा विषय में हमने क्या क्या पढ़ा था? कारण, करण, कार्ययोनि, कार्यफल, अनुबंध, देश। ठीक, देश में हमने क्या पढ़ा? भूमि देश और आतुर देश। अब भूमि देश परीक्षा कर ली भाई, भूमि देश देख करके हम जो है दवाई दिखा देते हैं भाई। आनुक देश में जो है जांगम मेडिसिन और जांगम देश में जो है अनुक मेडिसिन ला करके पेशेंट को ठीक कर देते थे। ठीक है, फिर हमने कहा आतुर परीक्षा। आतुर परीक्षा किस पर्पज से करी जा रही थी? आतुर परीक्षा से ये पता चल रहा था कि कहीं देख लो कहीं अरिष्ट लक्षण तो नहीं है, यानी आयु आयु बची भी है या नहीं बची है, मरने ही वाला है। और दूसरा, अगर आयु बची है तो उसमें बल है कि नहीं है, कहीं दुर्बल तो नहीं है। दुर्बल होगा तो चाहे कितनी भी इजी बीमारी होगी तो उसे ठीक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने आतुर परीक्षा की ये जानने के लिए कि पेशेंट का बल जो है वो कहीं कम या ज्यादा तो नहीं है, जिस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, या कितनी पोटेंट ड्रग देनी है वो डिसाइड करना है, कितनी मात्रा में ड्रग देनी है वो डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि तभी तो जाके हम रोग जीतेंगे। रोग विषक जीतिए चक्र का नाम यही था ना। सब हमने बोला कि भाई जो हमें आतुर की परीक्षा करनी है, तो आतुर की परीक्षा के लिए हमने 10 फैक्टर्स पढ़े। ठीक है, जिनमें सबसे पहला क्या पढ़ रहे थे? प्रकृति परीक्षण। कि आतुर की प्रकृति परीक्षण करो। किस पर्पज से कर रहे हैं प्रकृति परीक्षण हम? ताकि हम आतुर का, पेशेंट का बल डिसाइड कर सकें। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि भैया जो प्रकृति है वो 4 अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक, कौन कौन सा? 2 तो थे इंट्रा यूट्राइन फैक्टर और 2 थे एक्स्ट्रा यूट्राइन फैक्टर। पहले 2 इंट्रा यूट्राइन फैक्टर्स क्या थे? कि भाई जैसा शुक्र और शोणित कैसे मिले, जितनी अच्छी क्वालिटी के शुक्र और शोणित मिलेंगे उतना अच्छी और डेवलप्ड बलवान वाली संतान पैदा होगी। पर चलो ठीक है, शुक्र शोणित कैसे भी मिल गए, लेकिन अगर 9 महीने के अंदर, गर्भ काल के अंदर उसका कैसा भरण पोषण हुआ, उस हिसाब से पेशेंट की क्या बन गई भाई? बल बन गया। तो दूसरे कारण से प्रकृति किस पे डिपेंड करती है? तीसरा, चलो इंट्रायूटरन के बाद पैदा हो गया बच्चा, अब जीवन यापन के दौरान उसका कैसा न्यूट्रिशन मिला, भरण पोषण उसका कैसा हुआ, तो ये हो गई आहार विहार प्रकृति का फैक्टर। यानी कि फैक्टर्स ये 3 फैक्टर। और चौथा फैक्टर क्या हो गया? महाभूत विकार। कि भाई बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में तो भी तो अलग अलग टाइप के बल होगा पेशेंट का। बच्चे का बल अलग होता है, बूढ़े का बल अलग होता है और जवान का बल अलग होता है ना। स्त्री है तो अलग बल होगा। तो महाभूत विकार प्रकृति। तो इन 4 फैक्टर्स का कंपैक्ट करके हमें पेशेंट का बल जो है वो एसेस करना होता है। अब उसके लिए हमें क्या है भैया? हमने बोला कि इस सबको सम अप करके 3 प्रकार की प्रकृति बनेगी: कफज, पित्तज और वातज। कफज वाले श्रेष्ठ बलवान होंगे, बलवंतः आयुष्मंतः, ऐसे करके हमने लाइन पढ़ी थी। पित्तज वाले मध्य बल होंगे, मध्य आयु वाले होंगे। और कफज वाले और वातज वाले जो होंगे, वातज वाले सबसे अल्प आयु के होंगे। कफज वाले श्रेष्ठ बलवान और वातज वाले अल्प बलवान। अब क्या लक्षण होंगे जिन लक्षणों के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति श्लेष्मज है, पित्तज है या वातज है, ये हम पढ़ रहे थे। अब उस पर हमने जो है कफज वाला जो पढ़ लिया था, पित्तज वाले की बात कर रहे हैं। अब पित्त के लिए हमने क्या श्लोक पढ़ा था? पित्त के गुण क्या होते हैं? जो पित्त के गुण होते हैं वैसे वैसे गुणों के कारण ही उस व्यक्ति की वैसी प्रकृति बनेगी या वैसे लक्षण दिखेंगे। तो पित्त के गुण तो पता होने चाहिए। तो पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुसरम, इस तरीके के हमने गुण पढ़े थे। और अगर वाक्पट की बात करें तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम, इस तरीके से थे। तो इसमें सबसे पहला बोला पित्तम उष्णम। तो उष्ण गुण से क्या होता है? अब उष्ण गुण से जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, या यदि ये लक्षण दिख रहे हैं किसी पेशेंट में तो समझो कि वो उष्णता से पीड़ित है। यानी या ये समझ लो उसके अंदर जो है पित्त की जो है प्रधानता हो रखी है। तो कौन सा बोल रहा है? उष्ण असहा, उष्ण मुखा, सुकुमार अवदात गात्रा। ठीक, उष्ण मुख वाला और गर्मी न सहन हो पाए जिससे, वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति होता है। प्रभूत पिपलु व्यंग तिल पीड़िका, उसकी बॉडी पे क्या है भैया? अनेक प्रकार के पिपलु, व्यंग, तिल, नीलिका, ये सब हमें पता है क्या होता है? कि भाई अगर पूरे बॉडी पे जो है अलग अलग टाइप के झाइयां पर प्रेग्नेंट हो, पिपली का होता है। व्यंग क्या होता है? कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर करके फेस पर जिस तरीके की झाइयां बन जाती है उसे व्यंग कह देते हैं। ठीक है, फिर तिल, जहां पर क्या हो कि रक्त और जो है वो दूषित रक्त और पित्त जो है शुष्यमान होकर के एक जगह पर सूख करके अवस्थित हो जाए तो उसे हम कहते हैं तिल। ठीक, और पीड़िका क्या है भाई? अवस्थित नहीं हो तो पीड़िका होता है। आई थिंक ऐसा कुछ है। तो पर ये सब के सब क्या है? ये सब के सब पित्त के वजह से दिखेंगे। तो यदि किसी पेशेंट के अंदर आपको बहुत सारे तिल दिख रहे हैं, पीड़िकाएं दिख रही हैं, व्यंग देख रहे हैं, पिपलू दिख रहे हैं, तो सब क्या है? वो दिख रहा है। अगर वो नेचुरली प्रेजेंट है तो हम कह दिया कि ये पित्त प्रकृति का व्यक्ति है।
चलिए, फिर उसके बाद यानी इसका बल कैसा होगा? मध्यम बल होगा। वी ऑलरेडी नो कि जब दूषित पित्त रक्त के साथ सूख जाता था तो वो कैसी बीमारियां करता था? तिल, व्यंग, पिपलू, ये सब करता था, हम पहले ही पढ़ चुके। और जब ये अवस्थित हो जाता था दूषित रक्त और पित्त एक साथ, तो हम इसको क्या बोल देते थे? पीड़िका बोल देते थे। ठीक है। अच्छा, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को भूख प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों भूख प्यास ज्यादा लगेगी? हम 50 बार बोल चुके कि भैया तीक्ष्ण गुण होने की वजह से, अग्नयः तीक्ष्णयः प्रभूत अशनपानः, अग्नि तीक्ष्ण होने की वजह से ऐसा व्यक्ति प्रभूत अशनपान करता है, बहुत खाता पीता है। और पित्त प्रकृति है तो ऐसे व्यक्ति के बाल बाल कैसे दिखेंगे? वली फलित खालित ज्यादा होगा। वली मतलब रिंकल्स, स्किन के डार्क सर्कल डार्क सर्कल्स, और फलित मतलब पालित्य, पीले हो जाते हैं बाल, यानी ग्रेइंग ऑफ हेयर। और खालित्य मतलब बाल जो है वो गिरने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इन चीजों के बारे में जो है चिंता ज्यादा रहती है, ऐसी चीजें जो है इन्वॉल्व रहती है, तो प्रकृति वाली सिचुएशन हो गई। चलिए, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि भैया कि हमने जो इसमें एक गुण पढ़ा, क्या पढ़ा? सुकुमार अवदात गात्रा। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रा कौन था? आंखों के लिए बढ़िया कोई ठंडी चीज। ठीक है, तो क्या हो गया? तो हमने बोला कि दृष्टि सुख सुकुमारता कवच प्रकृति, और ओनली सुख सुकुमारता, ओनली सुकुमार अवदात गात्रा, तो हो गया पित्त प्रकृति। चलिए, एक और बात बोलता है कि प्रभूत अशनपान। तो प्रभूत अशनपान कौन करेगा? जिसकी अग्नि तीक्ष्ण होगी। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति की अग्नि तीक्ष्ण होगी, सही बात है। एक और वर्ड यूज करता है उसी के जैसा, उसे बोलते हैं दंत शूका। क्या वर्ड यूज करता है? दंत शूका। दंत शूका मीन्स ज्यादा खाने वाला या बार बार खाने वाला। बहुत ऐसा व्यक्ति जो बार बार खा रहा है या ज्यादा खा रहा है, वो कौन सा ही हो सकता है? वातज, पित्तज या कफज? पित्तज प्रकृति वाला। क्यों? क्योंकि पित्तज प्रकृति की अग्नि तीक्ष्ण होगी तो मल्टीपल डाइट खाना एक नॉर्मल सी बात है। चलिए, अब बात कर रहे हैं क्या? पित्त गुण हो गया, पित्त का उष्ण गुण हो गया, तीक्ष्ण गुण हो गया। ठीक है, तीक्ष्ण गुण की वजह से तो क्या हो रहा था? तीक्ष्ण अग्नयः, तीक्ष्ण गुण की वजह से अग्नि तीक्ष्ण हो रही थी। फिर उष्ण हो गया, तीक्ष्ण हो गया। अब अगला गुण क्या बचा देखते हैं। अगला गुण बचा द्रव। ठीक है, द्रव मतलब क्या भैया? अब द्रव गुण की वजह से जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है वो शिथिल संधि मांस वाला होगा। यानी ऐसे व्यक्ति की जो मांस होगा या संधि होगी वो बॉडी में कैसी होगी? शिथिल होगी। ठीक है, क्योंकि उष्ण गुण की वजह से मांस कैसा हो जाएगा? थोड़ा लूजन अप हो जाएगा। वहीं कफज वाले में ऐसा नहीं होता था। कफज वाले का व्यक्ति का जो बॉडी थी बहुत अच्छी वेल बिल्ट होती थी, बहुत बढ़िया बड़ी लार्ज साइज की होती थी। ठीक है, और कफ का गुण कैसा? कठिन। तो कठिन होती थी तो उसकी मांसपेशियां कैसी होंगी? कठिन, जटिली टाइप की, तो वो कफज प्रकृति है ना। और जबकि शिथिल मांस संधि किसमें हो गई? पित्तज में। ठीक, अब देखो, जब व्यक्ति ऐसा बार बार खाएगा तो बॉडी जो होगी वो तो ज्यादा बार निकलेगी। तो ऐसे बोलता है प्रभूत श्रेष्ठ स्वेद मूत्र पुरीश। देखो, मूत्र पुरीश श्वेत, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही जो है वो मल हैं, और अगर ज्यादा खाएगा तो ज्यादा मल निकलेगा। तो प्रभूत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब बनना, ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं? मूत्र पुरीश श्वेत। किसमें? पित्त प्रकृति वाले में। ठीक है, क्योंकि आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। इनपुट जितना ज्यादा उतना आउटपुट ज्यादा। इनपुट सबसे ज्यादा किसमें? पित्त प्रकृति वाले में। फिर कह रहा है विश्र। विश्र मतलब क्या होता है? विश्र मतलब होता है गंदी, बेकार स्मेल। ठीक है, ये किसका लानात्मज हो गया? पित्त का लानात्मज हो गया। तो विश्र गुण मतलब देखो, जो ऐसा व्यक्ति होगा उसके शरीर में से गंदी स्मेल आती है, पूती गंध आती है या बेकार बैड ऑडियो रहता है। ठीक है, तो पूती, कक्ष, कक्ष आस्य शिरः शरीर गंधा, यानी बॉडी में से पूती स्मेल आती है। कहाँ कहाँ से? अक्ष से। अक्ष मतलब ये बाजू। ठीक, और आस्य मतलब मुंह। ठीक, और शिरा मतलब सिर में से। और बस जो बॉडी में जहां जहां पसीना आता है वहां से जो है स्मेल जो है अच्छी नहीं आती। तो बैड ऑडियर वाली इनकी बॉडी हो जाती है पित्त प्रकृति वालों की। ठीक है, नेक्स्ट, कटु अम्लत्वात्। अब एक बात मुझे बताओ, कटु और अम्ल रस जो है उसकी वजह से शुक्र कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? मधुर गुण किसका था? कफ का था। तो हमने बोल दिया था कि मधुर गुण ज्यादा होता था, इसीलिए जो है बहुत शुक्र बनता था, प्रभूत शुक्र होता था, तो प्रभूत विवाह होता था, और प्रभूत जो है अपत्य होते थे। किसमें? कफज प्रकृति में। लेकिन पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में कटु और अम्ल रस है या कटु और अम्ल प्रधान है ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र कैसा हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। ठीक है, उसकी विवाह भी कैसी हो जाएगी? अल्प हो जाएगी, और पत्य भी कैसे हो जाएंगे? कम बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कटु अम्लत्वात्
अल्प शुक्र विवाह अपत्याह पित्त प्रकृति का लक्षण हो गया। ठीक है, जबकि हम वातज वाले में क्या बोलते थे, वातज वाले में ऐसे बोलेंगे प्रायीण अल्प बलः अल्प आयुषः अल्प अपत्या। तो अल्प अपत्या तो वातज वाला भी रहेगा और पित्तज वाला भी रहेगा। कफज वाले के ही अपत्य जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो पित्त वाले में इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि कटु अम्ल है। ठीक है, और वात वाले में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई वायु के गुण प्रधान होने की वजह से शुक्र बनेगा कहाँ है। ठीक है, तो द्रव्य सामान्य गुण सामान्य के सिद्धांत के हिसाब से हमने इस बात को कह दिया। चलिए तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मधुरत्वात् प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्याह, मधुर गुण की वजह से बहुत शुक्र बनता है, बहुत व्यवाय करता है और बहुत बच्चे होते हैं कफज प्रकृति के। कटु अम्लत्वात् अल्प शुक्र अल्प व्यवाय अल्प अपत्या, कौन, पित्तज प्रकृति। प्रायीण अल्प बला अल्प आयुष अल्प अपत्या अल्प साधन अल्प धन, कौन, वातज प्रकृति। वात प्रकृति वाले के पास हमेशा पैसे की किल्लत रहेगी, रिसोर्सेज की कमी रहेगी, बच्चे जो हैं वो उसके कम होंगे, आयु भी कम होगी, हमने बात कर लिया। ठीक है, ये सब किसे, प्रायीण करके, तो वात प्रकृति के लिए। ओके, अब देखो वात के, अब वातज प्रकृति की बात कर लेते हैं, पित्त प्रकृति की बात खत्म। अब वात प्रकृति के गुण क्या थे बताओ। तो तत्र रूक्षो लघु शीत खरक सूक्ष्म चलो अनिल। ठीक है, और ये क्या था, विशद, विशद गुण भी था ना। ठीक, विशद परुष ये सब पढ़ते थे ना। चलो तो अब देखते हैं किस किस गुण की वजह से वैसे व्यक्ति में क्या है। अब जैसे वात प्रकृति में व्यक्ति जो है वो कैसा दिखेगा आपको, अपचित अल्प शरीरा, वेल डेवलप्ड बॉडी नहीं होगी, अल्प शरीरा। रूक्ष शाम जर्जर स्वर, उसका स्वर जो है वो सिंह की तरह नहीं होगा, उसका स्वर कैसा होगा, खरखराश। ठीक है, रूक्ष शाम, रूक्ष रूक्ष स्वर होगा। रूक्ष स्वर मतलब गंदी बातें करेगा, बेकार बातें करेगा। ठीक है, शाम जर्जर शरीर। और जागरूक च भवंती, पेशेंट कैसा होगा या उनका वातज प्रकृति वाला व्यक्ति कैसा होगा, जागरूक होगा। जागरूक मतलब एकदम इंस्टेंट, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चल गुण प्रदान होता है। तो वात प्रकृति वाला व्यक्ति में क्या होता है, ग्लूकोज बहुत फटाफट फटाफट टूटता है, इसीलिए बॉडी नहीं ग्रोथ कर पाती। ठीक है, और जिसकी बॉडी में भी ग्लूकोज एकदम रेडिली अवेलेबल होगा वो व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस में स्ट्रांग होगा। ठीक है, कहीं आवाज दी तुरंत जो है मुड़ के देखेगा। तो जागरूका च भवंती, किसका, वातज प्रकृति का लक्षण। रूक्ष शाम जर्जर स्वर, वातज प्रकृति का लक्षण। अपचित अल्प शरीरा, वातज प्रकृति का लक्षण। और ये किसके कारण, रूक्ष गुण के कारण। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लघु गुण। लघु गुण की वजह से क्या होगा भाई, वातज प्रकृति का व्यक्ति लघु चपल गति चेष्टा। ठीक है, यानी चपल मतलब क्या होता है, चपल मतलब फास्ट। ठीक है, तो चपल गति चेष्टा, उसकी जो गति होती है, चेष्टा होती है, चलता फिरता है तो कैसे चलता फिरता है, एकदम फटाफट 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 चलता है। ठीक है, और कोई भी काम करेगा तो कैसे करेगा, चेष्टा जल्दीबाजी में करता है। ठीक है, और आहार भी कैसे खाता है, चपल करके ही खाता है, फटाफट फटाफट ही खाना खाता है। ठीक है, कभी देखो आप उसे तो ऐसे खाना खाएगा जैसे खाना खत्म होने वाला है, फटाफट खा खत्म कर देगा। जबकि फटाफट फटाफट के चक्कर में ही उसकी बॉडी में आम बनेगा, पाचन ठीक से नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने पता था न अति द्रुता, अति द्रुत करके खाना नहीं खाना चाहिए, वरना उससे क्या होगा, आम बनेगा। पढ़ा था आहार विधि विधान में। फिर चल गुण की बात कर लेते हैं। चल गुण में क्या है, चल गुण में ऐसा बोल रहा है, चल गुण की वजह से ऐसे व्यक्ति की आंख, भौं, जीवा, सिर, स्कंद, पानी, पैर, इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी में मोशन रहता ही है। कोई एक चीज तो हिला डुला रहेगा ही। ठीक है, या तो आंख हिलाता रहेगा, या भ्रू हिलाता रहेगा, या सिर हिलाता रहेगा, या स्कंद या पानी हाथ पैर हिलाता रहेगा बैठे 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 बैठे। तो ये सब क्या है, सब चल गुण बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसे व्यक्तियों की संधियां कैसी रहती हैं, अनअवस्थित रहती हैं। अब संधियां अनअवस्थित रहेंगी मतलब संधियां जो है चलती रहती हैं। अब ये हो गया चल गुण। चल गुण की वजह से संधियां अनवस्थित रहती हैं, यानी मूवेबल रहती हैं। जबकि कफज वाले में क्या था, संधियां अवस्थित रहती थी, संधियां मूव नहीं करती थी, वो व्यक्ति क्या था, बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं करता था, मंद चेष्टा वाले होता था। ठीक है, अच्छा बहुगुण, बहुगुण की वजह से क्या होगा, बहुगुण की वजह से बहुत, मतलब बहुगुण का मतलब होता है कि किसी चीज को कम को ज्यादा बना देना। ठीक है, अब जैसे ज्यादा प्रलाप करता है, अब ज्यादा प्रलाप का मतलब बहुत बकवास करेगा, इतनी बकवास करवा लो कि पूछो मत। तो बहुगुण की वजह से ज्यादा प्रलाप करता है, अंट शंट बकता है, टॉपिक का भी बोलेगा, टॉपिक से बाहर भी चला जाएगा। ठीक है, वाद मर्यादा को क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ज्यादा प्रलाप करता है, किस गुण की वजह से, ज्यादा हो गया ना, तो बहुगुण की वजह से।
बहुगुण की वजह से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति की कंडरा सिराएं बाहर दिखती हैं हाथ से पैर में देख लो, ऐसे नसें एकदम प्रोमिनेंट दिखेंगी। ठीक, तो बहु कंडरा सिरा एंड बहु प्रलाप किसका लक्षण हो गया, वात प्रकृति का लक्षण हो गया, और ये बहुगुण की वजह से हो गया। तो बहु कंडरा सिरा प्रतान और बहु प्रलाप बहुगुण का लक्षण या वात प्रकृति का लक्षण। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, जब हमने कफज प्रकृति पढ़ी थी तो वहां जो था मंद गुण था, मंद गुण की वजह से कह रहा था कि मंद की वजह से मंद चेष्टा करता था, और मंद से ही अगला एक उसका भाई था, वो था स्थैमित्य। स्थैमित्वात की वजह से क्या होता था, स्थैमित्व की वजह से और मंद यानी अशीघ्र आरंभ शोभ विकार। कफज प्रकृति वाला व्यक्ति स्थैमित्य गुण के कारण अशीघ्र आरंभ, कोई भी काम का आरंभ जल्दी से करता नहीं है, एकदम आराम से सोच समझ के विचार करके करता है, ठीक है, और आलसी टाइप की तरह दिखता है। और शोभ विकार यानी अशीघ्र शोभ विकार, बहुत जल्दी उसका शोभ भी नहीं करता है, यानी एक बार काम चालू कर दिया तो अब वो बंद करके ही छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो है काम चालू कर दिया तो बीच में ब्रेक डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं, उसमें क्षोभ नहीं आता है उसके काम में। ठीक है, तो अशीघ्र आरंभ भले ही है लेकिन शोभ अशीघ्र शोभ विकार भी है। ठीक है, अशीघ्र आरंभ शोभ विकार कफ विकृति का लक्षण था, उसी का अपोजिट कौन हो जाएगा, स्थैमित्य में चेष्टा कर ही नहीं रहा था, मंद से भी मंद चेष्टा है। और वात वाला शीघ्रत्वात्, वो इसका अपोजिट बहुत चेष्टा करता है। तो शीघ्रत्वात् शीघ्र आरंभ शीघ्र शोभ विकार, किसी काम को स्टार्ट भी बहुत जल्दी कर देता है और उसका अंत भी बहुत जल्दी कर देता है। मैंने कहने का मतलब ये कि अंत तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा समझ लो कि कंप्लीट नहीं करता है, बीच में छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि डिस्टर्ब हो गया, किसी दिन नींद पूरी नहीं हुई, किसी दिन ये काम हो गया, किसी दिन वो काम हो गया, हजार तरीके के बहाने लगा करके उस काम को अंत तक नहीं पहुंचाता है। इस टाइप की जो थॉट प्रोसेस है या इस टाइप की जो चेष्टा है वो शीघ्र गुण के कारण आती है, और ऐसा व्यक्ति वातज प्रकृति का व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो हमारे अकॉर्डिंग अल्प फल वाला है। ऐसे व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए हमें चेष्टाएं बहुत ज्यादा करनी पड़े। चलो, अब हमने बात करी, अगर कोई पूछ ले कि कफ प्रकृति में जो अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकार था वो किस गुण की वजह से था, स्थैमित्य गुण की वजह से, नॉट ड्यू टू मंद गुण। हमारा दिमाग शायद मंद की तरफ चला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकार जो है वो स्थैमित्य गुण की वजह से होता है। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, कफज प्रकृति में हमने गुण पढ़ा था शीत गुण, और वात भी शीत होती है, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वात प्रकृति वाला तो ठंड को झेल नहीं पाता, और शीत प्रकृति वाला जो है उसको गर्मी नहीं लगती। मतलब समझ में आया? उसकी बॉडी में ठंडक बनी हुई है। वात प्रकृति वाले के अंदर बॉडी में वायु बढ़ी हुई है, वायु कभी भी स्वतः ठंडी नहीं होती, वायु तो योगवाही, ठीक है, कुछ मिल गया तो गर्म हो जाती है, कुछ मिल गया तो ठंडी हो जाती है, ऐसे हो जाता है। लेकिन कफ अपने स्वभाव से ठंडा है, इसीलिए कफज प्रकृति वाले व्यक्ति के बॉडी के अंदर ठंडक बनी रहती है। जब ठंडक बनी रहती है तो उसे गर्मी लगती नहीं है, भूख प्यास के वेग उतने लगते नहीं है, पसीना उतना ज्यादा आता नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा नहीं है उसकी बॉडी के अंदर, उसमें बॉडी के अंदर शीतलता है। शीतलता वाला व्यक्ति जो है उसे भूख प्यास कम लगेगी, गर्मी कम लगेगी। क्यों, क्योंकि अंदर है शीतलता। ठीक है, वात को हम गुण में शीत बोलते हैं, लेकिन वो वात शीतल नहीं होती स्वभाव से, इसीलिए वो शीत को सहन नहीं कर पाती बहुत ज्यादा। ठीक है, सहन तो वो किसी को भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक बात बोले, शीत गुण की वजह से शीत असहिष्णु, ठीक है, शीत को सहन नहीं कर पाता कौन, ऐसा मत कर देना कि पित्तज टिक कर दो। तो शीत असहिष्णुता वाला कौन है, वातज प्रकृति। चलो अब बात करते हैं पारुष्यात। ठीक है, पारुष्यात मतलब परुष, रफ, ठीक है, परुष वाले केश, श्मश्रु, रोम, नख, बदन, पानी, ऐसे कैसे होंगे, रफ नाखून होंगे, रफ चेहरा होगा, ड्राई चेहरा होगा, हाथ पैर रूखे सूखे से होंगे, बाल जो है वो भी ड्राई रहते होंगे। ऐसा कौन सा गुण हो गया, ये परुष गुण हो गया। तो परुष गुण वाला जो लक्षण है वो वात प्रकृति के लक्षण का, वात प्रकृति के व्यक्ति का लक्षण है। चलिए अब क्या बोल रहा है, विशद। अब बोल रहा है विशद गुण की वजह से स्फुटित अंग अवयव। देखो याद करो, अनअवस्थित संधि रहती थी बात में, ठीक है, अनवस्थित संधि क्यों रहती थी, क्योंकि चल गुण प्रधान था। पर जब जितना ज्यादा चलेगा, चल चल के होगा क्या, जॉइंट के बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाएगा,
और जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा तो संधियों में क्या होने लग जाएगा, घर्षण होने लग जाएगा, और इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, विशद गुण बोल दे रहे हैं। ठीक है, यानी वात प्रकृति वाले व्यक्ति में जब घर्षण होएगा, साइनोवियल फ्लूइड कम होगा तो विशदता आएगी, और अंगों में अगर विशदता आएगी तो जो होगा वो संधि जो होंगी वो स्फुटित होंगी। स्फुटित मतलब जब वो चलेगा तो उसके संधियों में से आवाज आएगी। कारण क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा चलने की वजह से, संधियों के अनवस्थित रहने की वजह से, चल गुण की वजह से बीच बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड था वो कम हो गया। और भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स, साइड फैक्टर भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि विशद का उल्टा कौन सा गुण होता है, विशद का गुण होता है पिच्छिल। पिच्छिल, और पिच्छिल को कफज प्रकृति में क्या बोल रहे थे, विज्जल। तो याद करो, कफज प्रकृति वाले व्यक्ति की संधियां कैसी रहती थी, सुश्लिष्ट संधि बंधना, अच्छे से सुश्लिष्ट, अच्छा बढ़िया कफ से जो है भरी हुई रहती थी। क्या, कफज प्रकृति वाले व्यक्ति की संधियां। तो कफज प्रकृति वाले व्यक्ति की संधियां इसलिए जो है बढ़िया से सुश्लिष्ट रहती थी क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पिच्छल भाव बढ़िया है, विज्जल भाव बढ़िया है। विज्जल का उल्टा क्या, विशद, या पिच्छल का उल्टा क्या, विशद। और विशद गुण जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, वातज में मिल रहा है। इसीलिए उधर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा, और विशद गुण की वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर स्फुटित अंग अवयव। तो किस गुण की वजह से अंगों में स्फुटन होता है, आंसर इज विशद गुण। ठीक, चलिए यहाँ हमने जो है वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति का जो आतुर परीक्षा है वो कर ली। इस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि पेशेंट का बल जो है कैसा कम और कैसा ज्यादा होता है, और हम इसे किस बेसिस पर जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भैया अब हम पढ़ रहे हैं विकृति विज्ञान या विकृति परीक्षा, क्योंकि हमने आतुर परीक्षा में सबसे पहले प्रकृति परीक्षा पढ़ ली, प्रकृति विकृति सार संघनन ऐसे पढ़ेंगे, तो प्रकृति के बाद क्या आएगा, विकृति। तो विकृति में कह रहे हैं, विकृति में कह रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, विकृति किसे बोलते हैं, विकृति हम बोलते हैं रोग को, तो रोग का पढ़ रहा है विकृति। तो कहने को हम आतुर परीक्षा या रोग परीक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी रोगी परीक्षा पढ़ रहे हैं, आतुर परीक्षा मतलब रोगी परीक्षा, लेकिन विकृति क्या बोल रहा है, विकृति मतलब रोग। तो विकृति परीक्षा में हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोग की परीक्षा कर रहे हैं कि रोग जो है, बोल रहे थे ना, याद है कौन था जिसको मिथ्या बुद्धि हो गई थी, जिसकी वजह से वो ये बोल रहा था कि चिकित्सा करो चाहे मत करो कुछ होता जाता नहीं है, मैत्रेय। मैत्रेय को मिथ्या बुद्धि हो गई थी, क्यों, क्योंकि वो किसी भी चिकित्सा को करने से पहले परीक्षा नहीं कर रहा था। किसकी परीक्षा नहीं कर रहा था, रोग की परीक्षा नहीं कर रहा था कि यह रोग जो है सुख साध्य है, कृत साध्य है या असाध्य है। तो वो उसकी यहाँ की गलती थी, किसकी, कि उसने विकृति परीक्षा नहीं करी। क्योंकि विकृति परीक्षा करके हम ये पता लगा लेंगे कि कोई दोष जो है वो किस लेवल का साध्यता है, वो तभी तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। मान लो आपने असाध्य रोग का पेशेंट पकड़ लिया, तो आप रोग को कैसे जीतोगे, रोग विषक जीतिए बनना है ना, रोग जीतिए बनना है, रोग को जीतना है, रोग को जीतना है, तो रोग भी तो ऐसा पकड़ो जो सुख साध्य हो या कृत साध्य हो, आप असाध्य उठा के बैठे हुए हो। तो याद करो सूत्र स्थान में जब हमने मैत्रेय की बुद्धि को कैसे ठीक किया था, रोग की साध्य साध्यता बताने के लिए क्या किया था, भी बात करेंगे, न ज तुल्य गुण दूषे ऐसे करके बात करी थी, है ना, फिर कंपेयर किया था। चलो, तो इसका मतलब पहले अपन को क्या ध्यान करना है कि मतलब क्वेश्चन आया पीजी में कि 10विध आतुर परीक्षा में से, जो हम रोगी की परीक्षा पढ़ रहे हैं, प्रकृति विकृति सार संघनन साथ में ऐसे करके पढ़ रहे हैं ना, उनमें से कौन सी है जिसमें रोग, पहले ही बोल रहे हैं आतुर परीक्षा, लेकिन आतुर की परीक्षा नहीं कर रहे, उसमें रोग की परीक्षा कर रहे हैं कि यह रोग कैसा है। ठीक है, तो वो है विकृति। चलिए, तो विकृति जो है वो ऐसी आतुर परीक्षा है जिसमें हम आतुर की ही परीक्षा नहीं करते, उसमें हम रोग की परीक्षा करते हैं। चलिए, तो अब मुझे बताओ, अब अपन आ जाते हैं उस वाली बात पर कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो हम ये बोलते थे कि अगर ये न तुल्यवान हो, ठीक है, अगर ये एक दूसरे से बिल्कुल तुल्य नहीं हो तो रोग बिल्कुल सुख साध्य होता था, और अगर कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे, सामान्य अन्यतमस्य, तो उसमें हम कहते थे कि ये कृत साध्य है, और सारे फैक्टर्स मिल जाते तो हम कह देते थे कि ये असाध्य है। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो वहां हमने कुछ पढ़े थे, यहाँ हम सारे जो है पढ़ लेंगे, और इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है, या इन सब के बारे में हमको जो है दिमाग में विचार करना है कि अगर हमें रोग जीतिए बनना है तो बोलते थे वहां श्लोक क्या था, न च तुल्यो गुणो दूष्यो न दोषो प्रकृतिर्भवेत्। अगर गुण, दूष्य, दोष, प्रकृति आपस में तुल्यवान न हो, बिल्कुल भी कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा रोग जो है वो सुख साध्य होता है। और अगर कुछ दोष दूष्य तो मिल रहे हैं लेकिन प्रकृति नहीं मिल रही है, गुण नहीं मिल रहे हैं, तो हमने क्या बोल दिया था कि वो कृत साध्य मिलता है, और अगर सारे मिल जाएं तो असाध्य। यही होती है विकृति परीक्षा।
तो वास्तव में कितने फैक्टर्स थे? यहाँ तो हमने 3-4 ही बोले थे इस सूत्र स्थान में, लेकिन अगर हमें वास्तव में कंपेयर करना है तो कितने फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके हम फाइनली कंक्लूड करते हैं कि हाँ भाई इसमें सारे नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये सुख साध्य है, कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे तो कृत साध्य हो गया, और सारे मिलके तो असाध्य होगा। तो ऐसे फैक्टर्स थे 7। कौन कौन से? हेतु के द्वारा, कोई व्याधि है ना, न च तुल्यो गुणो दोषो न दोषो प्रकृति भवेत्, ठीक है, वहां उसमें एक हेतु भी आता है, ठीक है। तो अगर जिस रोग का हेतु है, ठीक है, वो रोग का हेतु कफज है और पेशेंट पर लक्षण भी दोष जो है वो भी कफज दिख रहे हैं, दूष्य भी जो है यानी जिस जगह अधिष्ठान लिया है वो भी दूष्य जो है वो कफज का ही धातु है, ठीक है, या आशय जो है वो कफज का ही है। फिर प्रकृति भी अगर पेशेंट की कफज है, ठीक, जिस देश में आ रहा है वो भी जो है वो आनूप है, जिस काल में उसे व्याधि के लक्षण बढ़ते हैं वो भी कफज है, ठीक, और पेशेंट का जो रोग का जो बल है वो भी कैसा है, वो भी बलवान है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स जो है कंक्लूड कर दे तो वो असाध्य चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स कंक्लूड करना है? पहला है कि भैया दो हेतु के द्वारा, दोष के द्वारा, दूष्य के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, देश के द्वारा, काल के द्वारा, बल के द्वारा। हेतु, दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, बल, इनका हम कंक्लूड करके पता करते हैं कि कोई दोष जो है वो, कोई बीमारी जो है वो सुख साध्य है, कृत साध्य है या असाध्य है। इसकी उपज से हम जो है रोग को जीत पाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं, प्रकृति की बात कर ली, विकृति की बात कर ली, सार। अब सार परीक्षा करके भी हमें क्या क्या क्लियर है हमारा इंटेंशन कि रोगी का बल पता करना है, ठीक है। ये सब क्या है, सार में क्या होता है कि हर एक सार में चाहे कोई सा भी सार हो, टोटल 8 सार हैं जो चरक में हम पढ़ेंगे। कितने सार पढ़ेंगे? 8। त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज नहीं, ओज नहीं, ओज तो काश्यप संहिता में बताया है, सत्व सार, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद की जगह रस हटा करके त्वक सार बताओ। त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व सार, ये हम पढ़ेंगे चरक में। और एक 9वां काश्यप संहिता में पढ़ेंगे ओज। तो चरक में जो है ओज सार नहीं बताया है, ओज सार किसमें बताया है? काश्यप में बताया है, वहां नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तो हम ओज सार की जगह क्या पढ़ेंगे? सत्व सार, ठीक है। तो इन सब में जो है सारी अच्छी अच्छी बातें ही लिखी होंगी सारे सारों में, तो अक्सर से लेकर के सत्व सार तक में इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।